किसी सदिश का जो डाइवर्जेंस होता है उसे हम सदिश के अपसरण से भी कहते हैं। यह जो डाइवर्जेंस है यह एक ऑपरेटर का कार्य करता है, यानी एक संकारक है जो किसी सदिश क्षेत्र पर लगकर उससे एक परिमाण हमें देता है। वह परिमाण भौतिक रूप से किस बात को बताता है उसकी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं किसी सदिश के डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या है। तो अगर हमें किसी सदिश का डाइवर्जेंस बताना है तो उस सदिश के डाइवर्जेंस का मान किसी बिंदु पर बताया जाता है। तो अगर किसी बिंदु पर हमें सदिश का डाइवर्जेंस ज्ञात करना है तो उस बिंदु के चारों ओर हम एक आयतन मानेंगे, ठीक है। यानी हम एक बंद पृष्ठ का चुनाव करेंगे जो उस आयतन को कवर कर रहा है और उस आयतन के अंदर वह बिंदु स्थित है जिस बिंदु पर हमें उस सदिश के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना है। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा यह है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए, मान लीजिए ये वो वेक्टर है ए और इस ए वेक्टर का उस पॉइंट पर जो डाइवर्जेंस है वो निरूपित किया जाता है, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फॉर दिस क्लोज सरफेस। ये जो आयतन है, ये आयतन के चारों ओर का जो पृष्ठ है वह एक बंद पृष्ठ है। तो उस बंद पृष्ठ के सापेक्ष उस सदिश का क्या करना है, हमें पृष्ठ समाकल ज्ञात करना है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल वॉल्यूम। और यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को हम d2 या dv से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी शर्त यह रहेगी कि वह वॉल्यूम जो है वह न्यूनतम चुना जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट dv टेंड्स टू 0 एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर a एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि ये जो बंद पृष्ठ जो एक छोटा आयतन अल्पांश बना रहा है, हमें उस a का उस बंद पृष्ठ के से उसका पृष्ठ समाकल ज्ञात करके उसे हमें डिवाइड करना है उस छोटे से या उस आयतन अल्पांश से, तो वह हमें उसका डाइवर्जेंस के मान को बता रहा है। अब देखिए सदिश ए का पृष्ठ समाकल की हमने बात की थी पिछली कक्षा में। तो सदिश ए का जो पृष्ठ समाकल है वह उस सदिश के से संबद्ध फ्लक्स को बताता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो सदिश से संबंध बल रेखाओं की जो संख्या है वह क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र वह सदिश है तो विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स है वह उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो वो हम उसको निरूपित कर देंगे। तो इट्स मीन सरफेस एरिया ऑफ दैट वेक्टर रिप्रेजेंट द फ्लक्स फ्लो। तो कितना फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है वो उसको निरूपित कर रहा है। तो यहाँ देखिए यह फ्लक्स डिवाइडेड है किससे, वॉल्यूम से। तो इसका मतलब हम सिंपल अगर डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देना चाहें तो वो ये हो गया कि यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स फ्लो होता है वह क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है उस वेक्टर का। अब अगर हमें उस डाइवर्जेंस की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम एक क्या करते हैं, वॉल्यूम का सिलेक्शन करते हैं। तो ये एक क्यूबॉइड ले लिया हमने, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं।
क्यूबॉइड हमने बड़ा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम है वो बड़ा है। वॉल्यूम यहाँ देखिए, वॉल्यूम को क्या डिफाइन किया गया है कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के लिए हमें ये ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस वॉल्यूम के अंदर वो पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्यों ना उस पॉइंट को इसका सेंटर ही चूज कर लें। इस क्यूबॉइड का जो सेंटर है वह वो पॉइंट हो जाएगा। तो उस सेंटर पर सदिश का जो मान है वो ए है, ए वेक्टर। उस ए वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट लें इन एक्सों के सापेक्ष तो वो कंपोनेंट हो जाएंगे ए एक्स, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई, और जेड एक्स के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट हो जाएगा ए जेड। ये वो पॉइंट है जहां हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है, और ये पॉइंट इस हमारे द्वारा चुने गए वॉल्यूम के अंदर है, और यह वॉल्यूम एक क्लोज्ड सरफेस का वॉल्यूम है। देखिए अगर हम बात करना चाहें कि जो वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनके द्वारा जो कुल फ्लक्स इस क्यूबॉइड में कितना फ्लो होता है वो अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है, तो हम इस क्यूबॉइड का जो ये पृष्ठ है एक्स एक्सिस के अनुदिश, इस पृष्ठ को सिलेक्ट करते हैं। देखिएगा पहले हम इस पृष्ठ की बात करते हैं, तो इसे नाम भी दे सकते हैं अपने, पी क्यू आर एस, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए पृष्ठ, क्योंकि हम प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड कर लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो आ जाएगा इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। तो पृष्ठ सबसे पहले हमने चुना है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि देखिए हमने सुविधा के लिए विद्युत जो सदिश है उसकी दिशा, विद्युत नहीं कोई भी जो सदिश हम लेंगे उस सदिश की दिशा हमने इस प्रकार ए एक्स कंपोनेंट एक्स एक्स की तरफ मान लिया उसका। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सदिश ऐसी डायरेक्शन को बताएगा। इट्स मीन ये क्लियर हो रहा है कि पी क्यू आर एस सरफेस से ये एग्जिट होगा, ठीक है, और जस्ट उसके अपोजिट फ्लक्स से ये क्या होगा, इंटर होगा, और पी क्यू आर एस से ये क्या होगा, एग्जिट होगा। जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्स की दिशा में हो, वेक्टर दिशा में हो सकता है, लेकिन उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है, ये जो ए एक्स कंपोनेंट है वह इस प्रकार है कि इससे वह इंटर होगा टी यू वी डब्ल्यू से, और पी क्यू आर एस से वह क्या होगा, एग्जिट होगा। तो पी क्यू आर एस से देखिए कितना फ्लक्स एग्जिट होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो उस फ्लक्स को ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए कि फ्लक्स बताता है ए डॉट डी ए, तो वहाँ उस पॉइंट पर उस सदिश का मान और मल्टीप्लाई बाई उस एरिया का मान, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ए एक्स कंपोनेंट जो है वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट की इस सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कितनी है, एक्स दिशा में है ना, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, डी एक्स बाई 2। तो ए एक्स कंपोनेंट, चूंकि वेक्टर जो ए है जरूरी नहीं है वह एक नियत सदिश है, ठीक है, तो वह कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसलिए ए के मान में परिवर्तन होगा। तो ए के मान में परिवर्तन होने पर उसके ए एक्स ए वाई ए जेड कंपोनेंट में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ए के मान के ए एक्स कंपोनेंट में जो एक्स डायरेक्शन में जो परिवर्तन है वो हम मानते हैं डेल ए एक्स बाई डेल एक्स से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर पर ए एक्स कितना है, सदिश ए एक्स है, और उस सदिश ए एक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, उसका पार्शियल डेरिवेटिव, एंड मल्टीप्लाई बाई ये है इकाई
एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन, तो हमें कहाँ ज्ञात करना है, dx/2 दूरी पर, तो dx/2 दूरी पर परिवर्तन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई dx/2। तो देखो ये हो गया यहाँ पर सदिश a का मान, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाई, देखिए हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, सदिश गुणा क्षेत्रफल। तो ये सदिश का मान तो हमें मिल गया पी क्यू आर एस के अकॉर्डिंग, एक जो ए एक्स का मान बढ़ के जो या घट के जो भी परिवर्तित मान है वो यहाँ आ गया। और पी क्यू आर एस क्या होगा, क्योंकि ये हमने वॉल्यूम चुना है डी एक्स डी वाई डी जेड कंपोनेंट से, तो इट्स मीन ये डायरेक्शन क्या है, जेड है, तो ये भुजा हो जाएगी डी जेड, और ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई है, तो ये हो जाएगा डी वाई। ये वॉल्यूम दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि ये जो वॉल्यूम चुना है हमने बहुत छोटा चुना है, तो इसके जो भुजाएं हैं वह डी एक्स डी वाई और डी जेड होंगी। तो देखिए पी क्यू आर एस मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो यहाँ वेक्टर ए और जो परपेंडिकुलर लंबवत जो उसके एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा फ्लक्स। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड, इसकी भुजाएं हैं, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड। यानी फ्लक्स को मैं यहाँ एक फार्मूला लिख दूँ, सदिश का मान उस बिंदु पर और मल्टीप्लाई बाई लंबवत क्षेत्रफल। अब ये जो पी क्यू आर एस पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है और इसके जस्ट अपोजिट वाले ये सरफेस से कितना फ्लक्स इंटर हो रहा है, अगर हम वो ज्ञात करना चाहें तो देखिए उसका मान क्या आ जाएगा, पृष्ठ क्या नाम है उसका, टी यू वी डब्ल्यू से, ठीक है, प्रविष्ट फ्लक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ इससे dx/2 दूरी पीछे, तो इससे dx/2 दूरी पीछे क्या हो जाएगा मान, ax प्लस डेल ax/2, कहाँ पे, dx/2 दूरी पीछे, तो dx/2 दूरी पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, ये है माइनस, समझ में आई बात, तो ये dx/2 रह जाएगा। भाई वो dx/2 आगे था और ये dx/2 क्या है, पीछे, तो पीछे होने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। सीधी सी बात है कि हम सदिश ए में की डायरेक्शन है वो हम इस तरफ ले रहे हैं, तो इधर सदिश के मान में जितनी वृद्धि है उसी अनुपातिक रूप से पीछे के मान में उतनी दूरी पर वो क्या उस कमी को रिप्रेजेंट कर देगा। एंड मल्टीप्लाई बाई जो एरिया है, तो एरिया इस फलक के बराबर होगा, उसका मान भी कितना होगा, डी वाई डी जेड। अब देखो ये तो पी क्यू आर एस में आने वाला फ्लक्स है और पी क्यू आर एस से जाने वाला फ्लक्स है, और यह पी क्यू आर एस के जस्ट अपोजिट फ्लक्स से आने वाला फ्लक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स अक्ष के अनुदिश, देखिए यहाँ एक्स अक्ष के अनुदिश कुल फ्लक्स जो है दैट इज फ्लक्स फाई एक्स अक्ष के अनुदिश, वो क्या हो जाएगा, आने वाला फ्लक्स एक्स अक्ष के अनुदिश और आउटपुट माइनस इनपुट फ्लक्स, ठीक है। तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे, वो एक्स अक्ष के अनुदिश कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ हम एक्स अक्ष के अनुदिश फ्लक्स याद करना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू आउटपुट फ्लक्स ये है, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ax से ax कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ डेल ax बाई डेल एक्स और dx/2 मीन्स क्या हो जाएगा, dx। तो ये आ गया डेल ax बाई डेल एक्स इंटू dx dy dz, हाफ हाफ मिलके एक हो जाएंगे। तो ये आ गया एक्स अक्ष के अनुदिश से कुल फ्लक्स। इसी प्रकार अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश वाले सरफेस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आएगा उनके मान मैं सीधे लिख देता हूँ। तो वाई एक्स के अनुदिश फ्लक्स एफ आई दैट इज इक्वल टू, बोले क्या हो जाएगा, वही हमें वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और मल्टीप्लाई बाई वही डी एक्स डी वाई और डी जेड वॉल्यूम का मान यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही जेड एक्स के अनुदिश फ्लक्स डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड।
ठीक है। इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स, ठीक है, दैट इज फाई इज इक्वल टू इन सब का योग एक्स वाई और जेड से गुजरने वाले फ्लक्स का। तो देन फाई इज इक्वल टू इन सबको हम ऐड करेंगे तो देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, तो यहाँ मैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड में से डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ गया, वो हमने अलग लिख दिया, ठीक है। देन देखिए हमें डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ज्ञात करना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लिमिट जो वॉल्यूम लिया है वो बहुत कम लेना है, और यहाँ हमने इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए, जो ये फ्लक्स है ना, यही फ्लक्स ही तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है, दैट इज ए डॉट डी ए क्लोज्ड सरफेस। तो ये इसका मान हमें मिल गया है ये, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, तो यहाँ हम उस फ्लक्स का मान लिखें तो फ्लक्स कितना है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितना है, डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो ये वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड से डिवाइड हो गया, डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल, तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई एंड डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये आ गया इसके डाइवर्जेंस का मान। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए में भी रिटर्न एज, यहाँ ए एक्स, इन कंपोनेंट को हम अलग अलग कर देते हैं दो फलनों के दो अदिश गुणा में। तो देखिए यहाँ आ जाएगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल अपॉन डेल वाई and k cap del upon del z and dot product a x I cap a y j cap and a z k cap, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अदिश गुणा करेंगे तो ओपन करेंगे तो हमें वही मिलेगा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई एंड डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये देखिए ये डेल ऑपरेटर होता है जिसको हम नेबला या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट ये ए कंपोनेंट पूरा हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर डेल एंड दैट वेक्टर ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी सदिश का डाइवर्जेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो सदिश की मैथमेटिकल वैल्यू दी हुई हो तो हमें उस पर कार्टेशियन फ्रेम का डेल ऑपरेटर उस पर लगा देना है। यहाँ देखिए यहाँ डेल का जो ये वैल्यू मैंने लिखी है ये कार्तीय निर्देश तंत्र में, अगर और कोई निर्देश तंत्र हो तो डेल की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ रख देंगे। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिएगा डाइवर्जेंस की परिभाषा में ही इसका भौतिक अर्थ है। डाइवर्जेंस की परिभाषा ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, तो यानी इकाई आयतन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है वह उस सदिश का क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। अब आपने आयतन का चुनाव क्यों किया, क्योंकि आपको किसी एक बिंदु पर उस सदिश के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना है, तो उस बिंदु को घेरा हुआ आपको एक न्यूनतम बंद पृष्ठ लेना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इज जीरो, इट्स मीन फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम क्या है, जीरो। अब वॉल्यूम का चयन आप कर रहे हो इसलिए वॉल्यूम का चयन हमें करना है, तो वॉल्यूम को जीरो हो नहीं सकता, तो इस वॉल्यूम को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, देखो फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि उस बिंदु के चारों ओर आप एक बंद पृष्ठ ले लीजिए, उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स है वह पास नहीं होगा। या फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, जब उस
पृष्ठ में इनपुट इज इक्वल टू क्या हो, आउटपुट हो। यानी जितना फ्लक्स उसके अंदर इंटर किया उतना ही फ्लक्स उससे क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। उस स्थिति में उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो। तो डाइवर्जेंस को समझने के लिए हम देखो एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए आपने एक यहाँ वॉल्यूम चूज किया, इस वॉल्यूम के अंदर एक आवेश है Q। तो इस Q आवेश के चारों ओर अगर आप एक बंद पृष्ठ का चुनाव करोगे तो इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा गाउस के रूल से। ठीक है, तो यानी कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जो बाहर की ओर होगा तो कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो उसका इंटीग्रल हम कर लेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो यहाँ इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इस स्थिति में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इसके अपोजिट हम यहाँ पर एक मैग्नेट ले लेते हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ हैं, एक पोल नॉर्थ मानेंगे तो अपोजिट पोल अपने आप साउथ हो जाएगा। एक उसका अकेला ध्रुव हम नहीं ले सकते। तो यहाँ देखिए इस मैग्नेट पोल के कारण इसके नॉर्थ से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसके साउथ में उतना का उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। अगर आप इस मैग्नेट का हाफ पार्ट भी लेते हो इस वॉल्यूम के लिए तो भी वही होगा कि जितना इसके एम से यहाँ पर जो पार्ट होगा वो इसका साउथ का बिहेव करेगा, उतना ही फ्लक्स इसमें क्या होगा, इंटर होगा। यानी कि हमेशा मैग्नेटिक पोल के चारों ओर माना गया जो वॉल्यूम है या जो क्लोज सरफेस है उससे हमेशा गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। समझ आई बात। तो ऐसी देखिए डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब ये सीधा सा यही है कि वहाँ जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है या फ्लक्स है ही नहीं, दो बातें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइवर्जेंस जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई सोर्स रखा हुआ है जो फ्लक्स को क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। ये कंडीशन ऐसी हो गई कि जैसे कोई वस्तु है उस वस्तु का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर डाइवर्जेंस धनात्मक है तो ये स्थिति है, अगर डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो उसका मीनिंग ये होगा कि वहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सारा फ्लक्स क्या हो रहा है, उसमें इंटर हो रहा है। इट्स मीन जस्ट लाइक वो नेगेटिव चार्ज क्यू है तो जिसके अंदर जो टोटल फ्लक्स है वो आ रहा है। अगर हम बात करें द्रव के रूप में तो वहाँ पर सारा का सारा जो द्रव है वो आके उसमें इकट्ठा हो रहा है, वो जस्ट लाइक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें सारा द्रव जो है वो चारों ओर से उस पॉइंट पे आ रहा है, इंटर कर रहा है उसमें। तो अगर उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो कहलाता है सिकुड़ना। ठीक है, वो भौतिक रूप से हम ये कहेंगे कि वो किसी फ्लक्स के सिकुड़ने को बताता है। और अगर फ्लक्स डाइवर्जेंस अगर जीरो है इट्स मीन वहाँ पर क्या नहीं है, न तो उस वेक्टर को प्रोड्यूस करने वाला कोई सोर्स है, नहीं वहाँ पे क्या कोई सिंक है। ठीक है, तो जिन सदिशों का डाइवर्जेंस जीरो होता है वो परिनालिकीय सदिश कहलाते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। तो परिनालिकीय सदिश क्या होते हैं, उन सदिश, वह सदिश जिनका डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो होता है, वह सदिश क्या कहलाते हैं, परिनालिकीय सदिश कहलाते हैं। तो ये डाइवर्जेंस का कार्टेशियन फ्रेम में कैसा होता है और डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने आज की इस क्लास में पढ़ा। इससे संबंधित जो आंकिक क्वेश्चन है वो हम जनरली कार्टेशियन फ्रेम में बहुत इजीली उनको कर सकते हैं।